साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग पहले के कुछ वीडियो में शानदार शानदार प्रश्न देख चुके हैं जो आपके बीपीएससी के लिए एकदम उपयोगी है। साथियों इस वीडियो में हम लोग फिर से 80 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। साथियों आपको किसी साथी को लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है या किसी को लग रहा होगा हार्ड है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में एकदम हूबहू इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ऐसे ही आएगा, ठीक है। 80 प्रश्न अगर म्यूजिक आएगा बीपीएससी में तो इतना समझिए उसमें से आपको 30 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, और उसमें से 20 ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको लगेगा कि थोड़ा सा ना हार्ड है ना इजी या मॉडरेट टाइप का, ठीक है। और 30 क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसी तरह का पैटर्न रहता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आप देखिए टीजीटी और पीजीटी का है, उसी लेवल से एग्ज़ाम आपका होगा, उसी तरह से प्रश्न आएंगे और उसी तरह से मैं आप सभी के समक्ष प्रयास कर रहा हूँ और मैं आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी के अनुसार ही काम कर रहा हूँ। तो आप विश्वास के साथ वीडियो देखिए, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ की किसी साथी का कमेंट आया था कि थोड़ा सा बड़ा नहीं दिख रहा है, तो साथियों थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलेंगे। वैसे मैं अपने तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर ढंग से सब कुछ दिखे। थोड़ा सा मेरे पास संसाधन की कमी है, आप समझ रहे होंगे। धीरे धीरे आप सभी का सपोर्ट मिला तो वो भी सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो जैसा है आप एडजस्ट करके देखेंगे। अगर किसी साथी को साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मोबाइल की जो क्वालिटी है 360 पिक्सल ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है लैंडस्केप में थोड़ा सा घुमा करके, चौड़ा करके जो देखते हैं उस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। और ग्रुप में वैसे साथी के पास भी शेयर करिए जिनको अब तक मेरा अभ्यास नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो मेरा अभ्यास सीरीज है, तो उससे उनका भी सहयोग हो जाएगा और मेरा भी सहयोग हो जाएगा कि आप सभी के माध्यम से मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेंगे। तो चलिए, अब समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा कभी कभी कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, आपके समक्ष बातों को रखना पड़ता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तबला के आविष्कारक कौन है? तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। साथियों कुछ क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड लग रहे होंगे तो आप उसको इग्नोर ना करिएगा, दिल पे ना लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो सिलेबस है उसी में सुनाएगा, और किसी सिलेबस में से क्वेश्चन कितना भी हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो रिपीटेड हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ को नहीं सोचना है, बस अभ्यास करना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, और नहीं आता है तो फिर से याद हो जाएगा। तो चलिए, मृदंग के आविष्कारक कौन है? तो मृदंग के जो आविष्कारक है स्वाति मुनि है, ठीक है। और तबला का आविष्कारक किनको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने तराना का आविष्कार किया है, सितार का भी आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। ओंकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? साथियों ओंकार नाथ ठाकुर ये आपके ग्वालियर घराने के कलाकार थे, और इनके जो गुरु जी थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे, ठीक है। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर के जो गुरु थे वो बालकृष्ण बुआ ईचलकरन जी करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत ने कितने विकृत स्वर माने? तो भरत ने देखिए आपको विकृत स्वर उन्होंने 2 माना है। हालांकि उन्होंने इस विकृत स्वर का जो नाम दिया है उन्होंने साधारण इसका नाम दिया है, मतलब विकृत स्वर के स्थान पे साधारण शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ये जो साधारण शब्द का जो जिस स्वर के लिए प्रयोग किया है वह कहीं ना कहीं विकृत का रूप ले लिया है, इसलिए उसको हम लोग विकृत स्वर मान करके चलते हैं। लेकिन भरत ने इसको साधारण का संज्ञा दिया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णन अध्याय किस ग्रंथ का अंश है? तो प्रकीर्णन अध्याय, ये जो अध्याय है ये संगीत रत्नाकर का ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है, ठीक है। पहला अध्याय का नाम स्वर है, ठीक है, स्वर। उसके बाद राग। तीसरा अध्याय हो गया आपका प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्ण, स्वर राग प्रकीर्ण। उसके बाद में आ जाता है आपका चौथा प्रबंध, ठीक है, प्रबंध। फिर उसके बाद में आ जाता है ताल। उसके बाद में आ जाता है वाद। उसके बाद में आपका आ जाता है नृत्य, ठीक है। तो यही स्वरूप है इसका 7 अध्याय का संगीत रत्नाकर का। धनवर नगर स्थान किससे संबंधित है? तो धनवर नगर जो स्थान है वह संगीत परिजात से संबंधित है, ठीक है। अहोबल ने 1650 में धनवर नगर जगह पे संगीत परिजात का रचना किया था, इसलिए संगीत परिजात का संबंध धनवर नगर से है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। पंडित रविशंकर का घराना कहाँ है? देखिए पंडित रविशंकर का जो घराना है बीपीएससी ने मैहर माना है, ठीक है। तो आप लोग मैहर इसको लगा लीजिएगा, मैहर इसका आंसर है।
8 नंबर क्वेश्चन है, नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के 2 प्रकार हो जाएंगे, आहत और अनाहत। ठीक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, काकू के कितने भेद हैं? तो काकू के जो भेद है यानी कि प्रकार हैं ये 6 प्रकार के हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आ जाए भारत के अनुसार काकू के भेद तो वहाँ पे आप 2 लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथियों, कभी कभी वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ जाता है तो थोड़ा सा उसको आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि आसपास का साउंड कभी कभी किसी ना किसी कारण से आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो वीडियो देता हूँ घरेलू माहौल से ही देता हूँ, तो थोड़ा सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई पर्सनल स्टूडियो है, तो उस तरह का नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग चलेंगे। ठीक है, और वीडियो जो आपको क्वेश्चन बड़ा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा आप उसको लैंडस्केप मोड में मोबाइल को घुमा करके देखिए और समझने का प्रयास करिए। 360 पिक्सल क्वालिटी कम से कम कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा जैसा आपका सपोर्ट मिलेगा धीरे धीरे सारी संसाधनों को आपके लिए बेटर कर लिया जाएगा। फ़िलहाल आप अभ्यास से मतलब रखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट करिए, सहयोग दीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से मोटिवेशन प्राप्त हो। और साथियों, अगर आपके पास कोई सांगीतिक ग्रुप हो संगीत का, उसमें आप मेरे वीडियो को शेयर करके मेरा सहयोग ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपके लिए उन साथियों का भी मदद हो जाएगा जिनको अब तक वीडियो नहीं मिल रहा होगा, और आपके सहयोग से मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं आप सभी से यही चाहूँगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर, बृहदेशी में कितने प्रबंध माने गए हैं? तो बृहदेशी में 49 प्रबंध माने गए हैं। साथियों, मतलब कि किसी किसी बुक में 69 दे देता है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसलिए चूँकि आपका यूजीसी नेट जो है वो भी आपको 49 ही माना है, और आपको बिहार बोर्ड ने भी 49 ही मतलब जिक्र किया था। ठीक है, तो आप 49 ही मान करके चलिएगा, और ज़्यादा बेटर यही है, चूँकि बहुत सारे बुकों में ज़्यादा यही मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा संगीत के कंटेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें दे दी जाती है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा मानी जाती है उसको हम लोग मान के चलेंगे। तो बृहदेशी में प्रबंध 49 ही माने गए। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर कब लिखा गया? तो सारंगदेव का जो संगीत रत्नाकर है वह 13वीं शताब्दी में लिखा गया। वैसे माना जाता है कि 1210 ईस्वी में सारंगदेव ने इसका रचना किया था। किसी किसी पुस्तक में अलग अलग इसका डेट मिलता है, और ख़ास करके जो इस तरह का प्रश्न होते हैं जिसमें डेट उट की बात होती है उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये 13वीं शताब्दी सटीक है, और हर पुस्तक में यही माना जाता है सारंगदेव के संगीत रत्नाकर के लिए 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे 12 नंबर, तानसेन का संबंध किस घराने से था? तो तानसेन जो थे मूल रूप से आपको उन्होंने ये आपके सेनिया घराने से ही थे। ठीक है, तानसेन का संबंध सेनिया घराने से आप इसको मान करके चल सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में मीट को क्या कहते हैं? तो वेस्टर्न म्यूजिक में मीट को स्लर बोलते हैं। ठीक है, स्लर जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक में मीट के समान है। अगला क्वेश्चन है, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। अगर 5 स्वर से कम प्रयोग होता है तो राग का स्वरूप हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सदा रंग और अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मोहम्मद सारंगीले इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगरा घराने के रत्न कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित नाम दिए हैं इसमें आगरा घराने का रत्न कौन है? तो उस्ताद फयाज का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भरत के अनुसार काकू के कितने प्रकार हैं? देखिए, भरत के अनुसार काकू के 2 प्रकार है, शकांश और निराकांश। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अहोबल के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? तो अहोबल ने संगीत परिजात की रचना किया था कब? 1650 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पे है? तो मध्यम ग्राम में पंचम जो है वह आपके 16वीं श्रुति पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के जैसा दक्षिणी पद्धति में प्रचलित कितने थाट है? तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में जैसे 10 थाट प्रचलित है वैसे दक्षिणी संगीत में 19 थाट प्रचलित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 20 नंबर हम लोग देख लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रचलित स्वरलिपि कौन सा है? तो वेस्टर्न म्यूजिक का जो प्रचलित स्वरलिपि है, ठीक है, उसका न्यूमस आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत परिजात कब लिखा गया? तो संगीत परिजात 1650 में लिखा गया। नान्यदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो नान्यदेव ने भरत भाष्यम लिखा, जिसमें आपकी श्रुतियों का नामकरण का वर्णन है।
जब किसी बोल को 3 बार बजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो बोल को 3 बार बजाते हैं तिहाई बोलते हैं। लता मंगेशकर जी का घराना कौन सा है? तो भिंडी बाजार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? अभिनव राग मंजरी के लेखक जो है वो आपके भातखंडे जी है। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे। अगला क्वेश्चन है, स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो स्वरमेल कलानिधि के जो लेखक है रामा माते हैं। ठीक है। राग के कितने लक्षण माने गए? तो राग के 10 लक्षण माने गए हैं। लेकिन साथियों, राग के लक्षणों में आपके जो संगीत रत्नाकर में सारंग देव ने 3 और इसमें लक्षण जोड़ करके उन्होंने कुल 13 मान लिया था। लेकिन अगर बिना नाम का नॉर्मल पूछ दे राग के कितने लक्षण माने जाते हैं तो आप 10 आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली का दक्षिणी भारतीय संगीत में क्या नाम है? तो भूपाली का जो नाम है वह दक्षिण में मोहनम कहे जाते हैं। ठीक है। कुकुम्बिका रागनी किस राग का रागनी है? तो ये मालकौंस की रागनी है, ध्यान रखिएगा। संगीताभिलाषी के लेखक कौन है? ठीक है, तो संगीताभिलाषी के लेखक कौन है? ये ओंकार नाथ ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, ओंकार नाथ ठाकुर। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मेरे से जितना प्रयास होता है मैं करता हूँ। देखिए थोड़ा सा बड़ा किया था तो स्क्रीन से वो चौथा नंबर ऑप्शन हट गया था। तो संगीताभिलाषी के लेखक कौन है? ओंकार नाथ ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संगीत सार में तार के कंपन को क्या कहते हैं? संगीत में तार, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया, संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? तो तार के जो कंपन होता है उसे आंदोलन कहते हैं, आंदोलित होता है। निम्न जोड़ी में अचल स्वरों के आंदोलन संख्या कौन है? तो अचल स्वर कौन सा होता है? सा और पा। ठीक है, सा का 240 आंदोलन संख्या होता है और आपका ये जो प है इसका 360 होता है। तो हम लोग का अचल स्वर का जो आंदोलन संख्या ये हो गया। ठीक है, 240 और 360। मैं साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ता हूँ, ऑप्शन वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है आपका जितना कम समय मैं ले सकूँ उतना ध्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। मैं कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि आपका समय खराब ना कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद गायन के साथ साथियों 1 ताल, 3 ताल, दादरा ये नहीं प्रयोग करते हैं, 4 ताल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। लय के कितने प्रकार है? तो लय के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, विलंबित, मध्य और द्रुत। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऋषभ और धायवत कोमल तथा शेष शुद्ध स्वर लगने से कौन सा थाट समझा जाता है? देखिए इसमें रे और धा केवल कोमल बोल रहा है। ठीक है, बाकी स्वर शुद्ध लगेंगे। तो ये किसका रूप ले रहा है? तो ये भैरव का स्वरूप हो जाएगा। पंचम वर्जित करने से किस थाट का निर्माण होगा? पंचम वर्जित करने से किस थाट का निर्माण होगा? तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है भैरव, यमन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, किसी भी थाट के लिए कोई भी स्वर आप वर्जित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्वर वर्जित कर रहे हैं तो वो थाट का स्वरूप होगा ही नहीं। यानी कि थाट बनाने के लिए 7 स्वर का होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहा आपके लिए। मैं यही प्रयास करता हूँ साथियों कि केवल आपको रटी रटाई चीज़ें नहीं दी जाए। मेरे से जितना प्रयास होता है अलग अलग तरह का कंटेंट मैं हमेशा देने के लिए इसलिए प्रयासरत रहता हूँ कि आपको कंसेप्ट भी मेरे माध्यम से क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूँकि थाट के लिए कोई भी स्वर वर्जित नहीं हो सकता है। चलिए राग की मुख्य जाति कितने हैं? तो राग की जो मुख्य जाति है वो 3 प्रकार के हैं, लेकिन उपजाति अगर पूछता तो 9 आंसर हो जाता हम लोग का। ठीक है। अगला है, संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? सबसे पहले संपूर्ण को 7 बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, और साडव को 6। ये सब तो लड्डू क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हल्का नहीं लेना चाहिए, बार बार उसको ज़रूर देखना चाहिए ताकि दिमाग में एकदम फिट रहे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा। निम्न में ठुमरी किस राग में गाते हैं? तो ठुमरी जो है इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा वो फायर भी आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और बाई द वे मेरे से कभी, चूँकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, और मैं भी आपके तरह साथी हूँ, आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, और जैसे आप मेरे साथ सीख रहे हैं वैसे मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। कोई मैं बहुत बड़ा शिक्षक नहीं हूँ। ठीक है, अगर बाई द वे मेरे से कोई भूल हो जाती है कभी भी तो आप कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन जरूर करेंगे, ताकि उस कमियों को सुधार करके आपको पुनः उसको रिफ्रेश करा दिया जाए। तो 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थाटों के नाम से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? यानी कि थाटों के नाम से जो उत्पन्न राग है उसको क्या कहते हैं? तो आश्रय राग कहते हैं। ठीक है, अपने ही नाम से उत्पन्न जो राग होते हैं उन्हें।
संगीत में वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में साथियों वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। क्या क्या? अस्थाई होता है एक, ठीक है, अस्थाई, और एक है आपका उसके बाद में अवरोही, ठीक है, आरोही और संचारी। थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, बोल दे रहा हूँ। संगीत में वर्ण अस्थाई, अवरोही, आरोही और संचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुण, तारता, तीव्रता ये नाद के क्या हैं? तो गुण, तारता, तीव्रता ये नाद के क्या हैं? ठीक है, तो ये नाद के आपके विशेषता के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये सभी नाद के विशेषता हैं, गुण, तारता और तीव्रता, ठीक है। निम्न में तीव्र मध्यम यानी कि तीव्र म युक्त राग कौन सा है? तो असावरी में म नहीं लगता है तीव्र, ठीक है, आपका पूर्वी में लगता है, ठीक है, काफ़ी में नहीं लगता, भैरव नहीं लगता है, पूर्वी में तीव्र म का भी प्रयोग होता है और शुद्ध म का भी प्रयोग होता है, ठीक है, गाने के क्रम में, ठीक है। वैसे नॉर्मल इसका जो स्वरूप है पूर्वी का तीव्र मध्यम लगता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संगीत में सोनेट शब्द क्या है? संगीत में सोनेट, सोनेट किसको बोलते हैं? तो वादी स्वर को बोलते हैं, ठीक है, वादी स्वर को सोनेट बोलते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक निम्न में किस पर आधारित है? ठीक है, सॉरी इसका आंसर साथियों 1 से अधिक हो जाएगा 45 नंबर का, क्योंकि वादी स्वर और अंश स्वर दोनों एक ही चीज़ होता है। तो सोनेट मतलब वादी स्वर, और वादी स्वर को अंश स्वर भी बोलते हैं, तो हम लोग का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, 45 नंबर का करेक्शन कर लीजिएगा। 46 नंबर, वेस्टर्न म्यूजिक निम्न में से किस पर आधारित है? तो वेस्टर्न म्यूजिक निम्न में से हारमोनिक्स इसका आंसर हो जाएगा। हारमोनियम किस स्केल पर आधारित वाद्य है? तो हारमोनियम जो है ये टेम्पर्ड स्केल पे आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर लगते हैं? तो किसी भी राग में 7 स्वर से ज़्यादा तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं कि ये किसी भी राग में अधिक से अधिक अगर स्वर लगाया जाए, अगर नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे 12 भी ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोगों को, किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर लगाते हैं? तो 12 लगा सकते हैं, जैसे पीलू में लगता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग विकृत स्वर को मतलब अगर सूद का यहाँ पर रखता है किसी भी राग में सूद स्वर कितने अधिक से अधिक लग सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग का आंसर 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्वरूप है वह बोल रहा है कि किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर लगते हैं। यहाँ पे विकृत और सूद की चर्चा नहीं है, इसलिए जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, कुल स्वर 12 होते हैं तो 12 आंसर हो जाएगा। सुबह शाम 4 से 7 यानी कि टाइम का दे रहा है, गाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो संधि प्रकाश राग होता है, सुबह और शाम 4 से 7 बजे के बीच में। मीट के कितने प्रकार हैं? तो मीट के 2 प्रकार होते हैं साथियों। 51 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य सामगान करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा, उस समय जो मतलब कि सामगान के 3 गायक होते थे, क्या क्या? प्रतिहार, उद्गाता और प्रस्तोता। लेकिन उसमें का जो मुख्य गायन जो करते थे, मुख्य गायक होते थे ये आपके उद्गाता होते थे। बाकी जो ये जो प्रस्तोता और प्रतिहार आपके ये एक तरह से सहगायक जो कोरस बोलते हैं, ये उस तरह से काम करते थे। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी उनका ग्रंथ है। संगीत की जन्मदाता किस देवता को माना जाता है जिन्होंने शिव जी को संगीत दिया? देखिए, ब्रह्मा ने सबसे पहले संगीत का उत्पत्ति किया, सबसे पहले जन्मदाता, तो आपका आंसर ब्रह्मा हो जाएंगे। इन्होंने आपको शिव जी को प्रदान किया था, फिर शिव जी ने सरस्वती को प्रदान किया, सरस्वती जी ने नारद को प्रदान किया, और नारद ने किन्नरों को, और किन्नर ने पूरे पृथ्वी पे इसको व्याप्त कर दिया था। तो ये रहा संगीत का जन्म का स्वरूप, और इसका जो आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ब्रह्मा आंसर हो जाएगा। स्वरित के अंतर्गत कितने श्रुति युक्त स्वर थे? देखिए, उदात, अनुदात और स्वरित 3 तरह के स्वर थे सामगान में, ठीक है। तो उदात में 2 श्रुतियों से युक्त जो स्वर थे, जिसमें ग और नी आता था, और अनुदात में 3 श्रुतियों से युक्त स्वर जो रे और ध आता था, और स्वरित में 4 श्रुति युक्त सा म प, इसको आप रख सकते हैं। तो स्वरित के अंतर्गत 4 श्रुतियों वाला स्वर आता था, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अगर स्वर में पूछे तो सा म प। 55 नंबर क्वेश्चन है, तान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो नारदीय शिक्षा में हुआ था सर्वप्रथम उपयोग इसका नाम का, ठीक है। तो 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, नारद ने नारदीय शिक्षा में किया था। पंचम वेद जो कि एक ग्रंथ का उपनाम है, यह किसने लिखा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नाट्य शास्त्र का उपनाम है पंचम वेद, और पंचम वेद किसने लिखा? तो भरत इसका आंसर हो जाएंगे, भरत ने लिखा, ठीक है।
आप साथियों देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं मेरे तरफ से हर तरह का प्रश्न आपको प्रयास कराया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है। इजी और मॉडरेट हर तरह के प्रश्न आपको बार बार अभ्यास करना है। जो आपका बीपीएससी का स्वरूप है उसी के अनुसार मैं करा रहा हूँ। और साथियों टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो उसमें यही पैटर्न रहता है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ मॉडरेट लगेंगे और कुछ हार्ड लगेंगे। और हम सभी को एग्ज़ाम का जो स्वरूप होता है, जो पैटर्न होता है, उसी के अनुसार चलना चाहिए और मेरा प्रयास वैसा ही है। ठीक है, आपका साथ बना रहे, सहयोग बना रहे। मैं आपको लगातार अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि अगर कोई साथी मेरे चैनल को लगातार फॉलो किए हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से ही वो रिजल्ट ले सके और मुझे कमेंट में आप अपना प्यार आशीर्वाद दे सके, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि ने नाद की उत्पत्ति के कितने स्थान या भेद माने थे? तो पाणिनि ने नाद उत्पत्ति के भेद या स्थान 8, इसका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है। सामगान में प्रतिहार और प्रस्तोता का क्या काम था? तो मैं अभी बताया था ना कि वो लोग सह गायक थे, यानी कि कोरस की तरह थे। आनंदिनी जाति में कितने स्वर प्रयोग हुए? आनंदिनी प्रबंध का जो जाति है उसमें, जैसे मैं आपको बता दूं, मेदिनी में 6 हुआ था और आनंदिनी में 5 स्वर का प्रयोग हुआ था, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम भारतीय गायक गौहर खान का गाना रिकॉर्ड किस सन में हुआ था? तो गौहर खान का रिकॉर्डिंग देखिए, ये इसको 60 नंबर क्वेश्चन का जो स्वरूप है, जैसे आज सारे सिंगरों का रिकॉर्डिंग मिलता है ना आपको, शानदार गानों का जो संग्रह मिलता है रिकॉर्डिंग फर्म में। कोई कलाकार जैसे कि उनका डेथ भी हो चुका है लेकिन वर्षों तक और आने वाले लगातार पीढ़ियों तक ये चीज़ मिलता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग का जो स्वरूप था, रिकॉर्डिंग किसी भारतीय कलाकार का पहली बार जब कैसेट रिकॉर्ड हुआ तो गौहर खान का हुआ था। गौहर खान एक कलाकार थे और वह 1902 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। एक स्वर है जो रागों में नहीं लगता है लेकिन किसी खास प्रयोग के लिए लगा देते हैं। देखिए विवादी स्वर होता है, कभी कभी कोई स्वर हम लोग उसको, जैसे कि राग में वर्जित है लेकिन फिर भी उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो 61 नंबर क्वेश्चन का स्वरूप वहीं बोल रहा है। तो क्वेश्चन को समझते हुए आंसर लगाना है। एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको घुमाएगा। देखिए कंसेप्ट वहीं रहता है, चीज़ें वहीं रहता है, सिलेबस वहीं है। एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना रहेगा ना तो उसी चीज़ को वो घुमा देगा। जैसे एक 61 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक स्वर है जो रागों में नहीं लगता है लेकिन किसी खास प्रयोग के लिए लगा देते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो अगर सिंपल एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि रागों में सुंदरता बढ़ाने के लिए किस स्वर का प्रयोग करते हैं, तो नॉर्मल विवादी लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन किसी खास प्रयोग के लिए लगा देते हैं। तो आपका सिलेबस वही रहता है। एग्जामिनर क्या करता है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह से घुमाएगा क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। अनुरंजन किससे संबंध रखता है? तो अनुरंजन जो है स्वर से संबंध रखता है। ठीक है, स्वरों का जो सुंदरता से हम लोग प्रयोग करते हैं संगीत में, उसी को अनुरंजन बोलते हैं, यानी कि जो आपको रंजन करे, आपके चित्त को हर ले। ठीक है, तो ये चीज़ स्वर से संबंधित है। 3 ताल का समपदी होने का क्या कारण है? समपदी होने का कारण यही है कि विभाग में मात्रा का समान होना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 विभाग होता है, ठीक है, और आपको इन चारों विभागों में क्या होता है, 4 विभाग है, ठीक है, सब में 4-4 आपको मात्रा देखने को मिलेगा सब में। तो देख रहे हैं समपदी, यानी कि एक जैसा है, तो इसलिए इसको समपदी बोलते हैं। ठीक है, शास्त्रीय संगीत की क्या खूबी है? तो शास्त्रीय संगीत का क्या खूबी, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। फिल्मी संगीत में अभिनय, ये नहीं, सटीक आंसर है। नियम के अनुसार लोक संगीत, नियम के अनुसार गायन वादन नृत्य, ये जो हम लोग का आंसर है सी नंबर, नियम के अनुसार गायन वादन और नृत्य। यानी कि शास्त्रीय संगीत का यही खूबी है कि आप नियम से बाहर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप असावरी गा रहे हैं तो उसमें आपको ग ध नि कोमल लगाना ही लगाना है, उसके अनुसार ही उसका जो स्वरूप है, वो जो उसका चलन है उसके अनुसार ही करना है। गायन कर रहे हैं तो उसके अनुसार, वादन कर रहे हैं तो ठीक है, जो जैसे कि मान लीजिए आप 4 ताल बजा रहे हैं, 12 मात्रा का ताल है, आप 13 मात्रा नहीं कर सकते, नियम में रहना है। नृत्य है, ठीक है, मान लीजिए आप कथक कर रहे हैं तो कथक का जो रूल रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करके चलना होगा। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत का यही खूबी है, नियम के अनुसार आप गायन वादन नृत्य कर सकते हैं। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो उसको ये नहीं करना है। हर तरह का प्रश्न जो भी आपको दिया जा रहा है लगातार प्रयास करिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए। आपको सिलेबस के अनुसार जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वैसा ही अभ्यास कराया जा रहा है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। कमेंट में अपना हर तरह का विचार लिखिए, लाइक करिए
और मेरे सहयोग के लिए, विशेष सहयोग के लिए, मेरे भलाई के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। कुछ सांगीतिक ग्रुप हो आपके पास तो उसमें शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मेरे तक जोड़िए। वो चीज़ आप ही कर सकते हैं, चूँकि आप ही के बदौलत मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए, संगीतांजलि ग्रंथ के लेखक कौन है? 65 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ओंकार नाथ ठाकुर ने संगीताभिलाषी और संगीतांजलि दोनों इन्हीं का ग्रंथ है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सितार पर बजने वाले द्रुत लय को क्या कहते हैं? द्रुत लय को साथियों रजा खानी गत बोलते हैं। मसीद खानी विलंबित लय में बजता है। गुल्लू किससे संबंध रखता है? तो गुल्लू जो है ना वो आपके सितार से संबंध रखता है, ठीक है। तो डांड और तुम्बा के बीच में इसको ये जोड़ने का काम करता है। गुल्लू सितार से संबंध रखता है। तो गुल्लू, ध्यान रखिएगा साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है, तानपुरा पे आप नहीं चले जाइएगा। गुल्लू सितार से, ठीक है, गुल्लू सी, ध्यान रखिएगा। गुल्लू सी यानी कि सितार, सी से सितार, गुल्लू। थोड़ा सा एक मतलब कि आप एक ट्रिक समझ सकते हैं अपने दिमाग में इसको याद रखने के लिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह किसके आविष्कारक हैं? तो वाजिद अली शाह, ठीक है, जो अख्तर पिया के नाम से जाने जाते हैं, ठुमरी के आविष्कारक हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर है? मध्यम ग्राम में जो पंचम है वो एक श्रुति नीचे आ गया था, जो प्रमाण श्रुति का स्वरूप लिया था, ठीक है। तो वो 16वीं श्रुति पे आ गया था 17 से खिसक करके। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार इसमें जयदेव है। गीत गोविंद का रचना जो हुआ था साथियों, इसका जो रचना किए थे जयदेव किए थे रचनाकार। और इसमें गीत गोविंद में राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम प्रसंग और उनके प्रेम में जो विरह था, इन्हीं सब चीज़ों को गीतों के माध्यम से आपका मतलब कि कंटेंट है उसमें आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसके रचनाकार जयदेव है। गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने की? यानी कि गंधर्व महाविद्यालय आप समझ सकते हैं सिंपल, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में किया था, लाहौर में सर्वप्रथम, ठीक है। फिर 1908 में मुंबई में उसकी दूसरी ब्रांच डाली थी, वही क्वेश्चन है ये। 73 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक संगीत में स्वरों की ऊंचा होना क्या कहलाता था? तो ऊंचा जो स्वरूप था वह उदात था, नीचा का अनुदात था और स्वरित मध्यम कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है कि ऊंचा स्वर होना क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा उदात। मिजराब का प्रयोग किस वाद्य पर होता है? तो इसका आंसर सितार हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले संगीतकार हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है, देखिए इसमें जो आंसर है इसमें एक से अधिक देना चाहिए, चूँकि MS सुब्बलक्ष्मी और भीमसेन जोशी दोनों को भारत रत्न मिला है, पंडित रविशंकर को भी मिला है। ऑप्शन एक से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन का स्वरूप ये है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम संगीतकार कौन है? टाइपिंग करते समय मेरे से ये छूट गया है। मेरे इस क्वेश्चन का पूछने का ये मतलब था कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुब्बलक्ष्मी हो जाएगा, MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। इनको सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपको भी आपको मिलेंगे। चतुसारणा पद्धति के कितने सोपान हैं? तो चतुसारणा, इसमें आप ध्यान रखिएगा चतु लगा हुआ है, और सोपान का क्या मतलब है कि उसका कितना स्टेप हुआ था। तो चतुसारणा 4 पद्धति में हुआ था, ठीक है, ये 4 बार में हुआ था। तो यही क्वेश्चन का स्वरूप है और यही मतलब है। तो चतुसारणा पद्धति के कितने सोपान है? तो 4 आंसर हो जाएगा। षडज ग्राम के कितने मूर्छना है? षडज ग्राम के कितने मूर्छना है साथियों? तो 7 मूर्छना है। प्रत्येक ग्राम का 7 ही मूर्छना था, ठीक है। इस प्रकार से 3 ग्राम से आपका 21 मूर्छना हुआ था। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, यदि तबला औनदवाद है तो ढोलक क्या स्वरूप है? ढोलक का क्या स्वरूप है? तो ढोलक जैसे तबला का संबंध औनदवाद है, तो ढोलक भी तो औनदवाद है ना, वो भी चमड़े से युक्त है। भीमपलासी राग यदि काफी से है तो मालकौंस का संबंध किससे है? तो मालकौंस का संबंध भैरवी से है, क्योंकि थाट पूछ रहा है। यदि काफी से, काफी का मतलब क्या है? थाट, ठीक है। यदि भीमपलासी राग काफी का है यानी कि काफी थाट का है, तो मालकौंस का संबंध भैरवी से, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाए, अब घूमना नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करके चीज़ों को समझ के रखना आपको एग्जाम के पहले। और वहीं मैं प्रयास करा रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आपका कितना मदद कर सकूँ, ठीक है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सपोर्ट करके मेरा भी सहयोग करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और आपके लिए ऐसा ही मैं मेहनत कर सकूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वंदे मातरम किस राग का रचना है? तो ये देश का रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।